रामपुर गांव के कोने में बसा वह घर मिट्टी और पक्की ईंटों का एक अजीब सा मिश्रण था। छत पर फूस का छप्पर था तो नीचे एक आध कमरा सीमेंट का बना हुआ था। ये घर था दीनानाथ का। दीनानाथ रेलवे में एक अदने से गैंगमैन थे जो अपनी ईमानदारी और गरीबी के बोझ तले उम्र भर दबे रहे। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा रमेश जो शहर की एक छोटी सी दुकान में मुनीम था और छोटा बेटा सुरेश जो अभी अभी कॉलेज पास करके नौकरी की तलाश में भटक रहा था। इस घर की रीढ़ थी पार्वती। पार्वती यानी दीनानाथ की पहली पत्नी, रमेश और सुरेश की माँ। पार्वती पूरी तरह अनपढ़ थी। उसे अंगूठा लगाना भी ठीक से नहीं आता था, लेकिन संस्कार, ममता और घर चलाने के हुनर में उसका कोई सानी नहीं था। फटे आंचल में भी उसने अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने दिया था। वे सुबह 4 बजे उठती, कुएं से पानी लाती, चूल्हा फूंकती और दिन भर गाय भैंस के गोबर से लेकर खेती मजबूरी तक भी खटखटाती रहती। उसका पूरा संसार बस उसके पति, बच्चे और उस टूटे हुए घर की चहारदीवारी तक सीमित था। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दीनानाथ को दिल का दौरा पड़ा और वह अचानक चल बसे। परिवार पर दुर्खा का पहाड़ टूट पड़ा। रमेश की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी कमला स्वभाव से थोड़ी तेज और लालची थी। दीनानाथ के जाने के बाद घर की आर्थिक स्थिति बंद से बेहतर हो गई। इसी बीच में एक ऐसा सच सामने आया जिसने पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसका दी। दीनानाथ ने अपनी मौत से पहले शहर में एक और शादी की थी। उनकी दूसरी पत्नी कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि शहर के एक बड़े संस्कारी इंटर कॉलेज की रियायत प्रिंसिपल थी, मंदाकिनी देवी। मंदाकिनी देवी पढ़ी लिखी, कड़क चश्मा लगाने वाली और कायदे कानून की पक्की महिला थी। उनके पास अपनी पैशन थी। शहर में एक छोटा सा मकान था, लेकिन कुछ कानूनी अड़चनों और दीनानाथ के आखिरी वादे के कारण उन्हें गांव के इसी गरीब ससुराल में आकर रहना पड़ा। दीनानाथ ने मरते समय मंदाकिनी से कहा था, मेरा गांव का परिवार बहुत सीधा है मंदाकिनी, मेरे जाने के बाद उन्हें तुम्हारी शिक्षा और सहारे की जरूरत होगी। जब मंदाकिनी देवी अपनी चमकमाती टैक्सी से गांव के उस धूल भरे रास्ते पर उतरी तो उनके हाथ में एक बड़ा सा वीआईपी सूटकेस था, आंखों पर धूप का चश्मा और चेहरे पर एक सख्त अनुशासन। गांव के लोग हैरान थे। अरे, दीनानाथ की दूसरी मेहरारू तो मैम साहब है। अनपढ़ पार्वती उसके सामने कैसे टिकेगी? घर के आंगन में पैर रखते ही मंदाकिनी देवी ने चारों तरफ देखा। हर तरफ बिखराव था, गोबर की गंध, चूल्हे का धुआं और बिखरे हुए बर्तन। पार्वती अपने पुराने सूती आंचल से चेहरा ढांपे ढरी सहमी सी कोने में सखी थी। उसकी कमी अपने कपड़ों पे भी नहीं सोचा था कि उम्र से इस पहाड़ पर उसे एक सौतन का सामना करना पड़ेगा, और वह भी एक ऐसी सौतन जो शहर की बड़ी अफसर रह चुकी है। रमेश और कमला ने मंदाकिनी के पैर छुए। कमला की आंखें मंदाकिनी के हाथ के सोने की चूड़ियां और उनके वीआईपी सूटकेस पर टिकी थी। कमला ने सोचा, चलो बुढ़िया पढ़ी लिखी है और पैशन वाली है, उसके आने से हमारे हाथ हो जाएंगे। मंदाकिनी ने चश्मा उतारा और सीधे पार्वती की तरफ बढ़ी। पार्वती डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। तुम ही हो पार्वती? मंदाकिनी की आवाज में एक कड़कपन था जो सालों तक असेंबली में बच्चों को शांत कराने से आया था। पार्वती ने सिर हिलाया। जी दीदी। मुझे दीदी मत कहो, हम दोनों एक ही इंसान के अतीत और वर्तमान हैं। मेरा नाम मंदाकिनी है। मुझे सफाई पसंद है और समय की पाबंदी भी। इस घर की हालत बहुत खराब है, उसे सुधारना होगा, मंदाकिनी ने सीधे शब्दों पे कहा। कमला ने तुरंत आगे बढ़कर मक्खन लगाना शुरू किया। हाँ हाँ अम्मा जी। वे मंदाकिनी को अम्मा जी कहने लगी। हमारी सासू जी तो कतई अनपढ़ है, इन्हें बस गोबर चूल्हा आता है, घर का बजट हिसाब किताब कुछ नहीं जानती। अब आपके आने से इस घर में रोशनी आएगी। पार्वती के दिल पर चोट लगी।
लेकिन उसे कुछ नहीं कहा। उसने मंदाकिनी के लिए चाय बनाने के लिए चूल्हा जलाया। जब चाय टेबल पर आई तो मंदाकिनी ने कप को देखा। कप पर थोड़ा सा काला दाग था। मंदाकिनी ने भुएं सिकोड़ी। पार्वती, बर्तनों को हाइजेनिक तरीके से धोया करो, उबले पानी का इस्तेमाल किया करो, बीमारी फैल सकती है। पार्वती ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंख का आंसू पोंछा और कहा, जी आगे से ध्यान रखूंगी। दिन बीतने लगे और घर में एक अदृश्य शीत युद्ध शुरू हो गया। एक तरफ थी अनपढ़ सास पार्वती, जो पारंपरिक तरीके से घर चलाना चाहती थी। सुबह उठकर आंगन बुहारना, तुलसी में जल चढ़ाना और बिना नापे तोले दिल खोलकर घी सब्जी डालना। दूसरी तरफ थी प्रिंसिपल सौतन मंदाकिनी, जिनके पास हर चीज का टाइम टेबल था। उन्होंने घर की दीवार पर एक चार्ट टांग दिया। सुबह 4 बजे जागरण और प्राणायाम, सुबह 6 बजे नाश्ता बिना तेल मसाले का, दोपहर 9 बजे भोजन सीमित मात्रा से, रात 9:30 बजे बुत्ती गुल। पार्वती को ये सब जेल जैसा लगने लगा। वे अपनी गाय गौरी से लिपटकर रोती, गौरी रे, ए मेम साहब तो हमारे घर के इस्तकुल बना दिया है। अब हम अपनी मर्जी से नमक भी नहीं डाल सकते हैं। कमला बहुत चालाक थी। उसने देखा कि मंदाकिनी के पास पैसा है, इसलिए वह मंदाकिनी की तरफदारी करने लगी। वे पार्वती से कहती, अम्मा तुम जरा दूर ही रहा करो। मंदाकिनी अम्मा को तो तुम्हारी गंदी आदतें पसंद नहीं है। देखो ना, उन्होंने घर के खर्च के लिए 5,000 रुपए दिए हैं। तुम तो कभी फूटी कौड़ी भी नहीं दे पाई। मंदाकिनी ने घर का बचत अपने हाथ में ले लिया था। वे हर 1 रुपए का हिसाब डायरी में लिखती थी। रमेश की सैलरी, घर का राशन, दूध का हिसाब, सब कुछ मंदाकिनी की लाल पेन से चेक होता था। एक दिन सुरेश, उसका छोटा बेटा, भूखा घर लौटा। उसे इंटरव्यू में रिजेक्शन मिला था और वह उदास था। पार्वती ने चूल्हा जलाया और उसके लिए गर्मा गर्म पराठे बनाने लगी। तभी मंदाकिनी वहां आई। उन्होंने घड़ी देखी। पार्वती, शाम के 8-8:30 बज रहे हैं। इस वक्त भारी खाना खाने से मेटाबॉलिज्म खराब हो सकता है। सुरेश को केवल 1 कप ग्रीन टी या नींबू पानी दो। पार्वती का सब्र टूट गया। उसने बेलन पटक दिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, मंदाकिनी दीदी, आप बहुत पढ़ी लिखी होंगी, पर स्कूल की हेडमास्टर रही होंगी, पर मैं इस बेटा हूँ, दिन भर भूखा भटक रहा था। इसकी नौकरी नहीं लगी, इसका दिल टूटा है। इस वक्त उसे आपकी मेटाबॉलिज्म की नहीं, माँ के हाथ की रोटी की भूख है। आप अपनी पढ़ाई अपने कमरे में रखिए, मेरी रसोई में नहीं। मंदाकिनी सुन रह गई। उन्होंने आज तक किसी को अपने सामने इतनी ऊंची आवाज में बोलने नहीं सुना था। वे बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। लेकिन उस रात उन्होंने डायरी में लिखा, पार्वती अनपढ़ है, लेकिन उसकी व्यवहारिक समझ और ममता की तृप्त है। मुझे अपनी थ्योरी की थोड़ा ललीचा बनना होगा। मंदाकिनी देवी के पास हर महीने मोटी पेंशन आती थी। कमला की नजर उसी पेंशन पर थी। वह धीरे धीरे मंदाकिनी के कान भरने लगी। अम्मा जी, आपको पता है, ये पार्वती और उसका बड़ा बेटा रमेश आपके पैसों पर नजर गड़ाए हुए हैं। रमेश तो कह रहा था कि मंदाकिनी अम्मा से कहकर शहर वाला मकान अपने नाम करवा लेंगे। मंदाकिनी स्वभाव से कड़क थी, लेकिन बेवकूफ नहीं। उन्होंने कमला की आंखों में लालच देख लिया था। उन्होंने कमला को अनजाने का फैसला किया। एक शाम मंदाकिनी ने जानबूझकर अपने कमरे की मेज पर नोटी की एक गड्डी और अपने सोने की चेन छोड़ दी और खुद बाहर टहलने चली गई। कमला ने जब कमरा खाली देखा तो उसकी नीयत ढूल गई। उसने चुपके से सोने की चेन उठाई और अपनी साड़ी के घूंस में छुपा लिया। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा। वह कह देगी कि कोई चोर आया था या गिर गई होगी। लेकिन पार्वती ने कमला को मंदाकिनी के कमरे से नीचे उतरने अपनी साड़ी में कुछ छुपाते देख लिया था। जब मंदाकिनी वापस आई तो उन्होंने जोर से आवाज लगाई, मेरी सोने की चेन कहाँ गई? मैंने यहीं रखी थी। कमला तुरंत दौड़कर आई और नाटक करने लगी, हाय हाय, चैन चोरी हो गई। अम्मा जी, इस घर में तो बस हम ही लोग रहते हैं। रमेश ड्यूटी पर है, सुरेश बाहर है, जरूर उस पार्वती ने ही। चुप रहो कमला, पीछे से पार्वती की कड़क आवाज गूंजी।
पार्वती अंदर आई। उसने सीधे कमला का हाथ पकड़ा और उसकी साड़ी के पल्लू से वह सोने की चैन खींचकर निकाल ली। मंदाकिनी और घर की बाकी लोग। पार्वती ने चैन मंदाकिनी के हाथ में रखी और कमला को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पार्वती, रमेश चिल्लाया। चुप रह रमेश, पार्वती शेरनी की तरह गरजी। मैंने इस घर की गरीब देखी है, भूखमरी देखी है, पर कभी बेईमानी नहीं देखी। हे मंदाकिनी दीदी, भले ही मेरी सौतन हो, इस घर के बाद में आई हो, पर वह तेरे स्वर्गीय पिता की इज्जत है, इस घर के बुजुर्ग है, और उनकी चीज पर नजर डालना मतलब अपनी माँ के दूध को ले जाना। कमला रोने लगी और पैर पकड़ने लगी। मंदाकिनी चुपचाप सब देख रही थी। उन्होंने देखा कि जो औरत अक्षरों को नहीं पहचानती, वे चरित्र को कितना अच्छी तरह पहचानती है। मंदाकिनी आगे बढ़ी और उन्होंने कमला से कहा, कमला, तुम कल सुबह से इस घर से अलग हो जाओगी। रमेश, तुम अपनी पत्नी को लेकर ऊपर के कमरे में रहो। आज से तुम्हारा रसोई खर्च अलग होगा। मुझे ऐसे लालची लोग अपने आसपास नहीं चाहिए। एक शाम दोनों आंगन में बैठी चाय पी रही थी। मंदाकिनी ने कहा, पार्वती, कल से हम गांव की बाकी अनपढ़ महिलाओं के लिए इसी आंगन में पौड़ शिक्षा केंद्र शुरू कर रहे हैं। मैं पढ़ाऊंगी और तुम? और मैं, पार्वती ने पूछा। तुम उन्हें ये सिखाओगे कि बिना पढ़े लिखे भी आत्मसम्मान के साथ कैसे जिया जाता है, और जब विपत्ति आए तो कैसे शेरनी की तरह खड़ा हुआ जाता है। तुम स्कूल की मैनेजर होगी। मंदाकिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। पार्वती ने मंदाकिनी का हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें अतृप्ति के आंसू थे। समाज जिसे सौतन का नाम देकर लड़ना चाहता था, शिक्षा और समझदारी ने उन्हें जन्म जन्म की सहेलियां और एक दूसरे का पूर्वक बना दिया था। ये कहानी इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा केवल डिग्रियों से नहीं होता, वे व्यवहार में होती है। जहाँ एक तरफ मंदाकिनी की किताबी ज्ञान ने घर में अनुशासन और कानूनी अधिकार दिए, वे पार्वती के व्यवहारिक और ममतामयी ज्ञान के घर बिखरने से बचाया। जब अंगूठा और कलम एक साथ मिल जाए तो उन्होंने गरीबी और रूवी विरधा के उस अंधेरे को ज्ञान और प्रेम की मंदिर में बदल दिया।